नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो इस वीडियो में आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पेट 2026 की तैयारी आप लोगों का करवा रहा हूं, जिसमें मैंने भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, उससे मैंने 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। मैं भारतीय इतिहास का मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा आज, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन लाइनर है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत जो है वो है ऋग्वेद, ठीक। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्तियों का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र देवता का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जिक्र किया गया है। गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध संगीत से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध यज्ञ से है। यश से यज्ञ और यज्ञ से यजुर्वेद, ठीक है। इस तरीके से याद करिए। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद का संबंध औषधि एवं तंत्र मंत्र से संबंधित है। औषधि एवं तंत्र मंत्र से संबंधित है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। ऋग्वेद की समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वेद के समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो था कुल। कुल का प्रमुख कौन होता था? तो कुल का प्रमुख कुलप होता था। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ग्राम का प्रमुख ग्रामीण होता था। विष का प्रमुख होता था विस्पति होता था। और जन का प्रमुख कौन होता था? तो राजा होता था। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आपका पेट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो था गाय। गाय को क्या कहा जाता था? तो गाय को अघन्या कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। आर्यों की प्रिय नदी कौन सी थी? तो आर्यों की जो प्रिय नदी थी वो थी सरस्वती नदी, ठीक है। आर्यों की प्रिय नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थीं,
ठीक है। राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा के सदस्य कौन थे? तो सभा के सदस्य वरिष्ठ व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है, वरिष्ठ व्यक्ति सभा का सदस्य हुआ करता था। समिति का कार्य क्या था? तो समिति का कार्य राजा का चुनाव करना था, राजा का चुनाव एवं सलाह देना था समिति का कार्य। ऋग वैदिक काल में राजा का चयन कैसा होता था? तो ऋग वैदिक काल में राजा का चयन जनता के द्वारा हुआ करता था। ऋग वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग वैदिक काल जो था वो पितृसत्तात्मक था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, ठीक है, कर्मों के आधार पर वर्णों की व्यवस्था की गई थी। 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो पुरुष सूक्त जो है वह 10वें मंडल में है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख फसल जो था वो था जौ। जौ को क्या कहा जाता था? तो जौ को यव कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन था? तो नहीं, ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था दोस्तों, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु दीजिए और दूसरी वस्तु लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रमुख थी वैदिक सभ्यता में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो था गुरुकुल। ऋग्वैदिक काल में विवाह की सामान्य प्रथा क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो विवाह था वो एक विवाह था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा थी? तो ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जिनमें वन लाइनर का जिक्र किया गया है। तो सुनिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ। ये जहाँ तक मुझे यकीन है कि वैदिक सभ्यता से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़िए, मैं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा थी? तो ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह था? तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का जिक्र नहीं है। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह होता था? तो हाँ, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह होता था। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र जी थे, ठीक है। अग्नि किस देवता के रूप में पूजे जाते थे? तो अग्नि जो है यज्ञ के देवता के रूप में पूजे जाते थे, यज्ञ के देवता के रूप में पूजे जाते थे। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? तो सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि अग्नि किस देवता के रूप में पूजे जाते थे? तो यज्ञ के देवता के रूप में पूजे जाते थे। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? तो वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक है। वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो अभी बताए थे आपको 10वें मंडल में है, ठीक है। राजयु यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो राजा का अभिषेक, तो राजा का जो अभिषेक था वो राजसयु यज्ञ का उद्देश्य था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? तो साम्राज्य विस्तार के रूप में अश्वमेध यज्ञ का जिक्र होता था। वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजकीय शक्ति एवं समृद्धि से संबंधित है, ठीक है। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो स्वर्ण आभूषण था। वैदिक काल में जो निष्क था वो स्वर्ण आभूषण था। वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? तो गाय एवं संपत्ति। वैदिक काल में गो का अर्थ था, ठीक है, गाय एवं संपत्ति। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? यह किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, यह पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। दशराग्य युद्ध किस राजा ने जीता था? तो ये सुदास राजा ने जीता था, ठीक है, सुदास राजा ने जीता था। सुदास किस जनजाति का राजा था? तो भरत। सुदास का पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ थे, ठीक है, वशिष्ठ इसके पुरोहित थे। विश्वामित्र का संबंध किस राजा से माना जाता है? तो सुदास से माना जाता है, ठीक है, सुदास से माना जाता है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई क्या थी? तो कुल थी।
गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है? गायों के लिए युद्ध। ठीक है, गायों के लिए युद्ध गविष्ट शब्द का अर्थ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ क्या है? तो जन शब्द का अर्थ होता है कबीला। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में राज्य का प्रमुख कौन होता था? तो राजा होता था। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? तो सभा एवं समिति थी। ठीक है, सभा एवं समिति थी। सभा की अध्यक्षता कौन करता था? तो राजा करता था। ठीक है। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। ठीक है, कर को बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु जो था वो था लोहा। ठीक है, लोहे को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? तो श्याम अयस्क कहा जाता है। ठीक है, अयस्क कहा जाता है, श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता है? तो लोहित अयस्क कहा जाता है, लोहित अयस्क कहा जाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का मुख्य साधन क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का मुख्य साधन लोहे का हल था। ठीक है, लोहे का हल था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या थी? तो कृषि हुआ करती थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वह जन्म से हो गया। ठीक है, जन्म से हो गया। वहीं पे अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते यह जन्म के आधार पर हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का स्पष्ट उल्लेख पुरुष सूक्त के में मिलता है। वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? तो जो वैश्य थे उनका मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन और व्यापार था। ठीक है। शूद्र का मुख्य कार्य क्या है? शूद्र का मुख्य कार्य सेवा करना था। ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ एवं शिक्षा। क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? तो शासन एवं रक्षा करना। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा था वह गुरुकुल में दिया जाता था। गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा क्या कहलाती थी? तो गुरु दक्षिणा कहलाती थी। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? तो शिक्षा जब आरंभ होता है तो उससे पहले जो शिक्षा संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार कहा जाता था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। नेक्स्ट पीडीएफ पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार प्रसिद्ध थे? तो देखिए, वैदिक काल में कुल 8 प्रकार के शादी यानी कि विवाह प्रसिद्ध थे। ठीक है, 8 प्रकार के। स्वयंवर प्रथा किससे संबंधित है? तो स्वयंवर प्रथा जो है वो विवाह से संबंधित है। वैदिक काल में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन क्या था? तो वो था जनपद। वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ कौन से थे? तो वो थे उपनिषद। ठीक है। उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? तो 108 उपनिषदों का जिक्र है। ठीक है, 108 उपनिषदों का जिक्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है। अस्तो मा सद्गमय किस उपनिषद में है? तो बृहद्रण्य उपनिषद में है। अस्तो मा सद्गमय। ठीक है। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो वेदों का अंतिम भाग जो होता है वह उपनिषद कहलाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है? तो यज्ञ और कर्मकांड से है। अरण्य ग्रंथ किसके लिए लिखे गए थे? तो वनवासी ऋषियों के लिए अरण्य ग्रंथ लिखे गए थे, वनवासी ऋषियों के लिए लिखा गया था। ठीक है। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या था? दर्शन और आत्मज्ञान। दर्शन और आत्मज्ञान उपनिषदों का प्रमुख क्या था? विषय था। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? तो जो गायत्री मंत्र है वह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित था। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। अग्नि को कितने सूक्त समर्पण हैं? तो अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं।
ऋग्वेद में दूसरे सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो अग्नि को समर्पित है। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? तो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश ही इसका प्रारंभिक क्षेत्र हुआ करता था। वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण और पशुपालन की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का जिक्र देवता की स्तुति की गई है? तो इंद्र देवता की स्तुति की गई है। ठीक है, इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरंदर के नाम से जाना जाता है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? यानी कि पूर्व अर्थात किलों का विनाश करने वाला। ठीक है, अग्निदेव को किस रूप में पूजा जाता है? तो यज्ञ के वाहक के रूप में पूजा जाता है। वरुण किस देवता माने जाते हैं? जल और वायु, जल और एवं नैत्य यानी कि नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते हैं। ठीक है, मित्र किसके देवता थे? तो प्रकाश एवं मित्रता की। सोम किससे संबंधित है? तो सोमरस से। उषा किस देवी थी? तो प्रातः काल की। पूषण किसके देवता थे? तो पशुओं और मार्गों के रक्षक। मारुत किसके संबंधित है? तो मारुत जो हैं वो तूफान से संबंधित है। ठीक है, मारुत तूफान से संबंधित थे। रुद्रक को किस देवता का प्रारंभिक रूप माना जाता है? तो रुद्रक जो हैं शिव देवता के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। विष्णु का वैदिक काल में प्रमुख कार्य क्या था? तो तीनों पगों से पृथ्वी नापने वाला। ठीक है, तीनों पगों से पृथ्वी नापने वाला। वैदिक काल में रत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था करने का मतलब अर्थ है। ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेय क्या था? तो सोमरस था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेय क्या था? तो सोमरस था। वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध सभा कौन सी थी? सबसे प्रसिद्ध सभा कौन सी थी? तो वो थी सभा। ठीक है, राजा के राज्याभिषेक का प्रमुख यज्ञ कौन सा था? तो राजसूय जो यज्ञ था वो राज्याभिषेक के समय किया जाता था। साम्राज्य विस्तार हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेय यज्ञ किसका प्रतीक था? तो राजकीय शक्ति का वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। ठीक है, राजकीय शक्ति के प्रदर्शन को वाजपेय यज्ञ का किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप कैसा हो गया था? तो उत्तर वैदिक काल में राज्य का जो स्वरूप था वह वंशानुगत राजतंत्र हो गया था। ठीक है, वंशानुगत हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी थी? तो अधिक सुदृढ़ थी। वित्त क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक सभा थी। विदत क्या था? तो सामाजिक एवं धार्मिक सभाएं थी। ठीक है, दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है इससे कुल वैदिक काल जो है इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न जब बनते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अवधारणा की तरफ। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? तो समिति थी। वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या था? तो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा था। ठीक है, राजा ही न्याय अपने पास रखता था। राजा का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, वैदिक काल में सेना का प्रमुख कौन था? तो जो सेना का प्रमुख हुआ करता था वो था सेनानी। ठीक है, कर संग्रह करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भागदूध। ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो ग्रामीण था। ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामीण था। ठीक है, वैदिक काल में बलि क्या थी? तो बलि क्या थी? तो वो कर हुआ करता था। ठीक है, निष्क किसका प्रतीक था? तो निष्क जो था वह धन का प्रतीक था। ठीक है, वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन था? तो नहीं। ऋग्वेद में यव का अर्थ क्या है? तो जव होता है। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में मुख्य खाद्यान्न कौन सा था? तो चावल था। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न चावल था। चावल को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? तो ब्रीही कहा गया है, ब्रीही। ठीक है, वैदिक काल में हल को क्या कहा गया है? तो हल को लांगल कहा गया है। ठीक है, लांगल कहा गया है।
उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास किस कारण हुआ? लोहे के प्रयोग से। ठीक है, लोहे का प्रयोग जब अत्यधिक मात्रा में होने लगा तो कृषि भी सुदृढ़ तरीके से फलने फूलने लगी थी। वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? तो वैदिक काल में परिवार का जो मुखिया था वो पिता हुआ करता था। वैदिक समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, वैदिक काल में पुत्री को शिक्षा मिलती थी? तो हाँ। वैदिक काल में प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? तो वो थी गार्गी। ठीक है, गार्गी जो थी वो प्रसिद्ध विदुषी थी। ठीक है, गार्गी जो थी वो प्रसिद्ध विदुषी हुआ करती थी वो वैदिक काल में। दूसरी प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? तो मैत्रेय। मैत्री जो थी वो दूसरी सबसे प्रसिद्ध विदुषी हुआ करती थी। गार्गी का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और मैत्री किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेय थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य किस उपनिषद से जुड़े हैं? तो बृहदारण्यक उपनिषद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जनक किस राज्य के राजा थे? जनक किस राज्य के राजा थे? तो विदेह के राजा थे। विदेह का राजधानी क्या थी? तो मिथिला। पंचाल के राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य पंचाल की राजधानी हुआ करती थी। कुरु राज्य की राजधानी क्या थी? तो कुरु राज्य की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख राजनीतिक केंद्र क्या था? तो कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। तो इधर फिर से देखते हैं, जनक किस राज्य के राजा थे? विदेह के। विदेह की राजधानी क्या थी? मिथिला। पंचाल की राजधानी क्या थी? तो अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य। कुरु राज्य की राजधानी क्या थी? तो हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था? तो कुरु और पांचाल थे। ठीक है, वैदिक साहित्य में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो जनक थे। ठीक है, राजा जनक वैदिक साहित्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक संवाद किसके बीच हुआ था? गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में हुआ था। तत्त्वमसी महाकाव्य किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि महाकाव्य किस उपनिषद में है? तो बहिरण्यक उपनिषद में है। ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य किस उपनिषद में है? तो ऐतरेय उपनिषद में है। अये मात्मा ब्रह्म में महावाक्य किस उपनिषद में है? तो मंडूकोपनिषद में है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पहला वेदांग कौन सा है? तो पहला वेदांग शिक्षा है। वेदांग कल्प किससे संबंधित है? तो यज्ञ विधि से संबंधित है। वेदांग व्याकरण के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वेदांग व्याकरण के जो प्रमुख आचार्य थे वो थे पढ़नी। ठीक है, वेदांग ज्योतिषी किससे संबंधित है? तो समय एवं ग्रह नक्षत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य यज्ञों की व्याख्या करना था। अरण्य ग्रंथ कहाँ पढ़े जाते थे? तो वन में पढ़े जाते। ठीक है, उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आत्मज्ञान। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान था। वैदिक धर्म का मुख्य आधार क्या था? तो यज्ञ था। वैदिक काल में मोक्ष की अवधारणा कहाँ से विकसित हुई? तो उपनिषदों में से हुई। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट PDF है। ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा वन लाइनर वैदिक सभ्यता से। पुनर्जन्म का विचार किस काल में प्रमुख हुआ? पुनर्जन्म का विचार किस काल में प्रमुख हुआ? तो ये हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में। कर्म सिद्धांत का विकास कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक साहित्य में श्रुति किसे कहा जाता है? तो वेद को कहा जाता है। श्रुति वेद को कहा जाता है। ठीक है, स्मृति साहित्य का उदाहरण क्या है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति स्मृति साहित्य का उदाहरण है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। रामायण की रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि थे। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो ये जय था। ठीक है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय था। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम सत्य सहस्त्री संहिता था। ठीक है,
सतसहस्त्री संहिता। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। वैदिक काल में धर्म का मुख्य आधार क्या था? तो ऋत एवं यज्ञ था। ठीक है, ऋत एवं यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित होना। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण होने पर संस्कार क्या कहलाता था? समापवर्तन संस्कार कहलाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का शिक्षा पूर्ण हो जाती थी वैदिक काल में तो एक संस्कार होता था जिसका नाम था समापवर्तन संस्कार। वैदिक काल में ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा आश्रय आता था? तो गृहस्थ आता था। 4 आश्रमों की अवधारणा किस काल में विकसित हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, आश्रमों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ठीक है, आश्रमों की कुल संख्या कितनी थी? वो थी 4। पहला आश्रम कौन सा था? तो पहला जो आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आश्रम क्या था? तो संन्यास था। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? तो सप्त सिंधु था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ? देखिए, तो जो आर्यों का जो विस्तार था वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हुआ था। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सा था? तो लोहा था। लोहे के कारण किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में विकास हुआ। वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? तो परिवार था। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन हुआ था? तो गृहपति हुआ करता था। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो कृषि और पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य मापदंड क्या था? तो गाय हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या बनी थी? तो वो था कृषि। वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? तो ऋग्वेद था। वैदिक सभ्यता की मुख्य भाषा क्या थी? तो वैदिक संस्कृति थी। वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था क्या थी? तो वो था जन। वैदिक सभ्यता का सबसे बड़ी धार्मिक विशेषता क्या थी? यज्ञ पर आधारित धर्म। ठीक है, यज्ञ पर आधारित धर्म हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक साहित्य क्या था? तो वो था उपनिषद। वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो वेद और उपनिषद। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस सभ्यता को माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, यहीं पे मेरे 200+ वन लाइनर क्वेश्चनों का जो ये सीरीज़ है वैदिक सभ्यता का, ये ख़त्म होता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो देखिए 1 रुपया लगने वाला है नहीं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इस चैनल के माध्यम से। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो अपलोड कर दिया, जा करके देख सकते हैं। पॉलिटी का भी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते आप बताइएगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का क्रम कब से कब तक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जय हिंद।